जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है आपका जैव परक्रम। इसमें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रिवीजन करवाने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रिवाइज करवा रहा हूँ। ये जो सभी सवाल होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड होंगे, अच्छे लेवल के होंगे और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा एंड फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और ये हमारा सेकंड चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा हमारी मेहनत के कारण। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक एक सौ वीडियोज़ ला रहे हैं, एक एक सौ क्वेश्चन का, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस है, इसको ध्यान से सिर्फ देखिएगा, आप लोगों का रिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले सवाल में कहा ग्लूकोज का पुनराव शोषण कहाँ होता है, यानी कि ग्लूकोज कहाँ पे जो है वो शोषण हो जाता है उसका, तो पीसीटी में। कहाँ पे हो जाता है? पीसीटी में। याद रखिएगा इसको, शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो दूसरा है यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और जो इंपॉर्टेंट होगा ना हम उसको बोल देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, बस उसको याद रखना है आपको। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम पहले ही बोल देंगे। प्रकाश संश्लेषी अंग में इनमें से कौन है? इसमें से प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो हरित लवक। ये हरित लवक जो होता है वो प्रकाश का अवशोषण करता है, तब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये भी सवाल जो है आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल अणु जो होता है वही इसका क्या है, इकाई कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक बार देखना है। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको एक बार देखना है, और जहाँ बोल देंगे इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जैव प्रक्रम का तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पोषण की विधि है, तो स्वपोषण और शोषण और परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण ये दोनों जो है पोषण की विधि, यानी ऑप्शन डी, ए और सी। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पर्णहरित का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला सवाल है हमारा कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं, तो ये जो आते हैं अहरित बैक्टीरिया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बोल देंगे, याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बोल देंगे, तब आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है, तो परजीवी का होगा कसकूटा। ठीक है, कौन हो जाएगा? कसकूटा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते चल जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है, तो ग्लूकोज। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये जो होता है जलवाष्प का निष्कासन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, O2 का अवशोषण, O2 का अवशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोमेटा में किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो स्टोमेटा के कौन सी कोशिका में, तो द्वार कोशिका में जो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल है हमारा छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो छाया में सियोकाइट्स। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छोटे बच्चे में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका मुख गुहा में आहार में कौन सा भाग पाचन होता है, आहार के कौन से भाग में पाचन होता है ये आपको बताना है, तो स्टार्च के रूप में पाचन होता है। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, जो से जाइलम, जो से जल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगर आपसे भोजन का पूछ ले तो वो हो जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट आपका है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल, ठीक है, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट आपका निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब हम लोग वायु को छोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं, तो रंध्र रहते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है, तो ये जो है ऊपर से नीचे दोनों ओर होता है। ठीक है, ये भी सवाल आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हृदय के वेश्मों में स्थिलिन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो डायस्टॉल कहलाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NH3। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो होगा वो चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। विर्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो विर्क जो होगा वो उत्सर्जन का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग विर्क के द्वारा जो है मूत्र को उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है कि रसायन स्वपोषण के लिए निम्न में से किन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो लोहा, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी है इसका राइट आंसर। इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? तो कौन है ये बताना है। तो सभी हरे पौधे, कुछ प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अपशिष्ट भोजी कौन सा उदाहरण है? अपशिष्ट भोजी का उदाहरण बताना है तो केचुआ। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है, कहाँ से आता है बताना है तो पानी से आता है। नेक्स्ट है पुराने जड़ों में मूल रोगों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये वात रंध्रों के द्वारा करते हैं। मूल रोगों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये जो होता है विसरण के द्वारा और प्रसरण के द्वारा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा की मुद्रा ATP को कहलाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? तो ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट सवाल है हमारा इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनेगा अवयवीय श्वसन से। नेक्स्ट है आपका किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो क्रेब्स चक्र जो है वो किण्वन में नहीं होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 4 ATP का निर्माण होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो दूधिया हो जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? तो वात रंध्रों के द्वारा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि किसी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो यूरिक अम्ल को। किसको निकालने में? यूरिक अम्ल को। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ये जो निकाले जाते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाले जाते हैं। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो ये जो टैनिन होते हैं वृक्ष के छाल में जमा होते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बबूल के पौधों से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो बबूल के पौधों से क्या निकलता है? गोंद निकलता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता? तो हीमोडायलिसिस में ये सब जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके एग्जाम के लिए। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये होता है मुकुलन की विधि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहाँ से? तो आमाशय से। ठीक है, लेकिन अगर आपका मुख्य ऑप्शन रहेगा तो मुख्य में क्लिक कीजिएगा। ठीक, हृदय का पेसमेकर कहा जाता है SA नोड को। याद रखिएगा, सिर्फ अगर आप एस अंग्रेजी में याद कीजिएगा। ठीक है, SA नोड जो है आप अंग्रेजी में याद करोगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ? तो छोटी आंत में। ये भी सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? तो आंत्र रस, जठर रस और सक्कस एंटेरिक्स, इनमें से सभी। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट ही रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये 3 जोड़ी पाई जाती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो कार्डियक कहा जाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका से होती है? तो पित्तरस, अग्नाशय रस और आंत रस, इनमें से सभी। ठीक है, अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग जो कहते हैं काइम कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ग्लूकोज का निर्माण जो होता है वो होता है अप्राकृतिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, याद रखना है।
प्रत्येक आंतरिक कोशिका में लगभग कितनी विलाई होते हैं? तो ये होते हैं 3000 विलाई। फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होगा? तो लैक्टियल के द्वारा होता है। ठीक है। अवायवीय शोषण डैश एटीपी निर्माण होता है, जबकि वायवीय शोषण में डैश एटीपी निर्माण होता है। तो 2 एटीपी और 36 एटीपी, इसको याद रखिएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे? तो एटीपी को जाना जाता है। ठीक है। और एक ट्रैकिया में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? तो ये 16 से 20 होते हैं। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। तो ये 65 हो गया। चलिए 66 पे आ जाते हैं। फेफड़े का आकार जो है वो कैसा होगा? तो फेफड़े का जो आकार होगा वो शंक्वाकार होता है। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है हमारा कि निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है बहुपाली केंद्रक पाया जाता है। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है किसको? तो प्लीहा को। ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जलीय जीव में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ डैश होता है, जबकि स्थलीय जीव में डैश होता है। तो ये अमोनिया और यूरिया, यहाँ पे अमोनिया भरिएगा, यहाँ पे यूरिया भरिएगा। ठीक है। अगला सवाल है रक्त का पीएच परासरणी सांद्रता विद्युत अपघटन सामान्य का नियंत्रण किया जाता है चयनात्मक पुनरावशोषण के द्वारा। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हृदय के वेशमों की स्थिलन एवं संकुचलन क्रमशः क्या कहलाते हैं? तो डायस्टोल और सिस्टोल, ऑप्शन बी। ठीक है। मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? तो ये दायां अलिंद की दीवार में होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियक द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो लिम्फोसाइट। सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हृदय की कौन सी ध्वनि निलय के संकुचन पैदा करती है? तो लब। लब, दो तरह का ध्वनि होता है, लब डब, लब डब। ठीक है। तो लब ध्वनि जो है हृदय में संकुचन पैदा करती है। कोरोकॉफ साउंड किस मशीन से सुना जा सकता है? तो स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ये यहाँ पे केचुआ जो है वो उभयलिंगी है। अशुद्ध रक्त फेफड़े में हृदय में जाता है तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। धमनियों का कार्य क्या है? तो शुद्ध रक्त का वहन करना, ये धमनियों का कार्य है। धमनियाँ जो होती है वो शुद्ध रक्त पहुँचाती है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शरीर के अंगों से हृदय की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। कौन सी कोशिकाएं? तो प्लेटलेटस कोशिकाएं जो है रक्त स्राव को यानी रक्त के बहने को रोकती है। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। लसिका वहन करती है कहाँ? तो अवशोषित वसा का। पौधों की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन साधन के अंतर क्या होता है? तो ये जो होता है मिट्टी के जल जड़ों में प्रवेश करता है। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो खनिज का अवशोषण एवं वहन, जल का परिवहन, ताप एवं संतुलन, तो इनमें से सभी। शिशुओं में रक्त प्रवाह दाब रक्तचाप क्या है? ये बताना ना। महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को रक्तचाप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 91 पे आ जाते हैं। रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? तो निलेयों के संकुचन से। ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में होता है क्या क्या बताना है। विर्क होता है, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग होगा, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। उत्सर्जन तंत्र है यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम उत्सर्जित करते हैं जिसके सहायता से, तो उसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है। नाइट्रोजनी वर्त्य पदार्थ यानी यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आते हैं? तो ये उत्सर्जन के द्वारा आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में कितने विर्क होते हैं? तो मानव शरीर में एक जोड़ी विर्क होते हैं यानी कि 2 विर्क होता है, 2 किडनी होता है। मूत्र में होता है क्या? तो जल भी होगा, यूरिया भी होगा, सोडियम क्लोराइड भी होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है, ये बोमेंट संपुट कहलाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखिए।
कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरी हुई होती है? तो ग्लोमेरुलस जो रचना होती है वो बोमेन संपुट से घिरी होती है। वृक्क को अपक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है? शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित करता है। ठीक है, जब वो मतलब कि वो काम नहीं करेगा तो जो अपशिष्ट पदार्थ को वो जमा करने लगता है। कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं? तो अपोहन यानी कि डायलिसिस के द्वारा। और नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, ये सवाल जो है 99 वाला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं 100 वाले सवाल में कि हृदय सामान्य अनुशीतलन दाब जो होता है वो कितना होता है? तो 120 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ ही हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 100 जो है MCQ इस चैप्टर का देख लिया है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें 100 MCQ रहेगा। सभी सवाल नहीं करना है, जो सवाल हमने कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट है तो बस उसी सवालों पे फोकस करना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।